हेलो गाइस, आई एम कोमल बिलाला। आज से हम 5 डेज़ जीके कैप्सूल डिस्कस करेंगे जो कि है 26 मई से 31 मई 2020 तक। ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। चार धाम परियोजना, बेसिकली ये क्या है, जो चारों धाम हैं, कौन कौन से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन्हें 900 किलोमीटर नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना, मतलब एक डेवलप करना है। तो इसके लिए 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो ये जो हाईवे बनाया जाएगा इसे कहा गया है चार धाम महामार्ग, और हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कहा गया है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। इसमें जो रोड की जो विड्थ होगी, मतलब चौड़ाई होगी, वो होगी 12 मीटर से 24 मीटर तक। इस प्रोजेक्ट के अंदर सुरंग बनाना, बाईपास बनाना, ब्रिज बनाना, सबवे बनाना, ये सब इसी का पार्ट होंगे। इसे डेवलप कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मतलब प्रोग्राम तो इसका है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और वर्क जो होगा वो बेसिकली ईपीसी मोड पे होगा। मतलब क्या है? इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। इस मोड के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है वो तो गवर्नमेंट बेयर करती है, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टर करता है। मतलब कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई मेंटेनेंस चार्ज होता है, टिल जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके 4 साल तक उसकी कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर बियर करता है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक सुरंग बनाई है 440 मीटर की चंबा टाउन के नीचे, जो कि बेसिकली नेशनल हाईवे 94 पे है, ऋषिकेश दारासू रोड हाईवे पे है। हीट वेव, इसे ग्रीष्म लहर कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, सडनली जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पीरियड को हीट वेव कहा जाता है। जैसे नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर अपने यहाँ 35 रहता है, लेकिन सडनली अगर 45 हो जाए समर सीजन में, तो इसे क्या कहा जाएगा? हीट वेव्स कहा जाता है। बेसिकली हीट वेव जो है वो मार्च से जून के बीच में आती है, मतलब रहती है, लेकिन समटाइम्स ये जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाती है। अब आईएमडी जो है अपना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं कि हीट वेव किसे कहा जाएगा। हीट वेव जब तक अपन कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कि कोई एरिया है, जैसे कोई स्टेशन है, वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री ना हो, प्लेन रीजन में तो, और हिली रीजन में 30 डिग्री, तब तक उसे हीट वेव डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे किसी जो एक स्टेशन है उसका नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से कम या उसके बराबर है, और ये तो टेम्परेचर हो गया, और हीट वेव जो चल रही है वो नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस है, और सीवियर हीट वेव डिपार्चर जो है वो 7 डिग्री या उससे ज़्यादा है, तब जाके उसे हीट वेव डिक्लेयर करेंगे। वैसे ही नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर किसी स्टेशन का वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और हीट वेव जो चल रही है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है, और सीवियर हीट वेव डिपार्चर जो है वो 6 डिग्री से या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर किसी एरिया का 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर के इररेस्पेक्टिव, तो उसे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हीट वेव के नुकसान क्या क्या होते हैं? देखो, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट कैंप्स आने लग जाते हैं, एग्जॉर्शन होने लग जाता है, हीट स्ट्रोक आ जाता है, चिल्ड्रन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको, या जिसे ऑलरेडी कोई बीमारी होती है, वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में है। ये क्या है कि ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट का एक लार्जेस्ट स्ट्रेच फॉर्म करती है। इसमें बहुत सारे एथनिक जो जनजातियां हैं वो रहती है। आसाम की जो इंडिजिनस बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे ताई पकाई हो गई, खामयांग हो गया, खामटी हो गए, शिंगपो हो गया, नॉकटे, अहोम, काईबर्ता, मोरन, ऐसे बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पे रहती है। एक्चुअली अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ का जो 98 हेक्टर लैंड है साले की प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट का, उसे क्या है, कोल माइनिंग के लिए, मतलब है ना, के लिए बना, एक प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया था, जो कि इसका पार्ट है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का।
अब है अगापे चित्रा मेघना। बेसिकली ये क्या है, एक टेस्टिंग किट है कोविड को डायग्नोस करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन सबको पता है कोविड के जो सैंपल्स लिए जाते हैं या तो वो थ्रोट से लिए जाते हैं या नोज से लिए जाते हैं, ठीक है। जब वो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक उस सैंपल से आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो कैसे किया जाएगा, तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल जो होता है वो उस सैंपल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब पृथक्करण होता है, आरएनए का पृथक्करण होता है, ठीक है। और फिर इस तरह से जो कोविड-19 है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जो किट है ये डेवलप किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन बनाया है कोची बेस्ड अगापे डायग्नोस्टिक लिमिटेड में। इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है आरएनए को पेशेंट सैंपल से निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल होते हैं वो वायरल आरएनए से बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाता है तो वो क्या होता है, एक हाईली प्यूरिफाइड आरएनए में कन्वर्ट मतलब बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं ना वो जल्दी पता होते हैं, ठीक है। अगर कमर्शियल लॉन्च हो जाता है तो इंडिया क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा कोविड-19 को डिटेक्ट करने में। तो अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना को पे जो किट को लेके वो कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, रेट ऑफ टेस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और पेंडेमिक जो है अभी जो महामारी है उसको अपन कम कर पाएंगे। कांगड़ा टी, ये बेसिकली क्या है, एक चाय है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। ये इसके यूनिक कलर और फ्लेवर की वजह से जानी जाती है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। बेसिकली इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, जैसे वेट लॉस में हेल्प करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, ऑरल हेल्थ बढ़ाती है, मेंटल अलर्टनेस भी इम्प्रूव करती है। इसे ना सैनिटाइज़र में, सोप में, विनेगर में, वाइन में यूज़ किया जाता है। तो अभी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ने ये कहा है कि कांगड़ा टी केमिकल जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करते। अब देखो क्या है, कोरोना वायरस में क्या चाहिए, सिर्फ इम्यूनिटी अच्छी चाहिए ना, तो ये क्या करेगी, इसमें हेल्प कर जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि जो एंटी एचआईवी ड्रग है उससे भी बेटर ये काम करेगी कोरोना वायरस में, ठीक है। जो IHBT पालनपुर है हिमाचल प्रदेश, वो बेसिकली CSIR का एक पार्ट है। 1 in a million सुपर अर्थ, एक नया सुपर अर्थ प्लैनेट खोजा है रिसर्चर्स ने। ये जो है मतलब बेसिकली अर्थ के साइज और उसी के जैसा ऑर्बिट जैसा है। अब जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है वो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है की लिस्ट में है, क्योंकि इसकी क्या है, साइज और ऑर्बिट जो है वो अर्थ के सिमिलर है। अब बेसिकली हुआ क्या है, ये मतलब ऐसे कहा जाए तो अर्थ से मिलता जुलता प्लैनेट है, ठीक है। अब इसका जो होस्ट स्टार होगा, जो न्यू प्लैनेट का जो होस्ट स्टार है वो सन के मास का 10% है, ठीक है। जो और इसका जो एक साल, जैसे अपने यहाँ 365 है, वैसे ही उसका एक साल कितने में कंप्लीट होगा, 617 डेज में, ठीक है। उन्होंने ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि न्यू प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ और नेपट्यून के बीच का है, और ऑर्बिट की जो लोकेशन है वो वीनस और अर्थ के बीच की है। कैसे ढूंढा है इसे, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक को यूज़ करके, क्वांटम एंटेंजलमेंट, टेंगलमेंट कहते हैं बेसिकली, हिंदी में क्वांटम उलझाव कहा जाता है। ये क्या है, एक फिजिकल फिनोमेना है। जब क्या होता है कि दो पार्टिकल्स, ठीक है, दो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में इस टाइप से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि उसमें क्वांटम स्टेट डेवलप हो गई है, ठीक है। तो अब आप उन्हें कितना भी दूर कर दो, लेकिन जो उनकी इंडिपेंडेंसी है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे दो पार्टिकल्स हैं उनमें अगर क्वांटम स्टेट डेवलप हो गई है तो एक पार्टिकल को आप मीलों दूर ले जाके रख दो, लेकिन क्या होगा, जैसे जो एक पार्टिकल यहाँ कोई रिएक्शन कर रहा है तो जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन उस पार्टिकल में होगी जो बहुत दूर है। तो क्या कहा गया है, दे इंटरैक्ट इन सच ए वे दैट द क्वांटम स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द पेयर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट ऑफ द अदर्स। ये जो क्वांटम स्टेट है टू हैव टू बी डिस्क्राइब विथ रेफरेंस टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के रेफरेंस में ही बताया जाता है, चाहे वो एक दूसरे से सेपरेट ही क्यों ना हो,
ठीक है। दिस लीड टू कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अल्बर्ट आइंस्टीन ये आइडिया मिस कर दिया था, उसने भी इसे भूतीय दुनिया का भूतीय एक्शन कहा था। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो एंटेंगल्ड जो स्टेट है ये क्या करेगी, मेनी क्वांटम इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने का एक की रिसोर्स है, जिससे क्या है कि अपन बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स को परफॉर्म कर पाएंगे। ये क्या है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स के रूप में यूज़ आ सकते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में भी घूमते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये क्या है कि ऐसी स्टेट डेवलप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो सेम जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्वांटम रिलेशन हो गया था, उसमें जस्ट अपोजिट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये बहुत ईजीली लॉस्ट हो जाते हैं, फ्रेजाइल है ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ फोटोन्स थ्रू द एनवायरनमेंट। तो ये इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो वेदर ए पेयर ऑफ फोटोन इज एंटेंजर्ड इन ऑर्डर टू यूज देम एज रिसोर्सेज। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों के बीच में क्वांटम रिलेशन होना चाहिए, उलझाव होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब इसमें क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलके लॉन्च की है। तो क्या करेंगे, इसमें 20 स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे, उनको 1 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स दिया जाएगा, जो कि होगा कैसे दिया जाएगा, ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या है कि डायनेमिक और क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंगेज किया जाएगा, और उनमें जो होता है ना, मतलब उन बच्चों को जो विलिंग है, मतलब जो होता है ना जिज्ञासु है, ठीक है, कि वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जाने, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में जाने। तो इससे क्या होगा, ये सपोर्ट करेंगे एनबीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सारे स्टेट और यूटीज़ में चल रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, टेक्निकली इसे असिस्ट करेगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या फिर यूटी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल इन डिस्चार्ज ऑफ देयर मैंडेट। ये क्या है, एक ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होगा। पीएम वाया वंदना योजना, बेसिकली क्या होता है कि जो 60+ हो जाते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको फिनेंशियली वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना लाई गई थी 2017 में। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिवली केवल ये सीनियर सिटीजन के लिए हैं, वो सारे जो 60 साल के हैं या 60 साल से अबव है। ये 2017 से लेके 2020 तक एप्लीकेबल की थी, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने चेंज कर दी, इसे 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली 7.40% का ब्याज दिया जाता है। जैसे इस बार 2021 में तो ब्याज है 7.40 और हर साल वो रीसेट होता है। अब पेंशन जो होती है वो कैसे, जो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर किसी ने मंथली लिखी है तो मंथली पेंशन मिलेगी, क्वार्टरली लिखी है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी पेंशनर ने चूज़ किया है एट द टाइम ऑफ परचेज। और इसकी जो पॉलिसी टर्म है, जो मेच्योरिटी है वो 10 साल की है। इस पर कोई जीएसटी ऐसे कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगता है। अगर पेंशनर जिंदा है, मतलब 10 साल कंप्लीट होने के बाद भी, तो उसे परचेज वैल्यू के साथ साथ जो लास्ट पेंशन इंस्टॉलमेंट है वो भी दी जाती है। ऑपरेशन वार्प स्पीड, बेसिकली क्या है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसे इनिशिएट किया है यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने। ये क्या करेगी कि जो कोविड-19 से, जैसे अपन सब चल रहे हैं कि अभी पूरे दुनिया में होड़ मच रही है कि कौन वैक्सीन सबसे पहले डेवलप करेगा, तो उसी की डायरेक्शन में एक ये पॉजिटिव स्टेप है। तो क्या है कि वैक्सीन, कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन बनाना, ठीक है, एंड जो डिफरेंट थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक्स हैं, उन सबको एक्सेलरेट करना। तो ये एक इंट्रा एजेंसी प्रोग्राम है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, कहाँ के, यूएस के। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड प्राइवेट फर्म। ये तीनों मिलके काम करेंगे। मॉन्टेनेग्रो, बेसिकली ये फर्स्ट कंट्री है यूरोप की जिसने खुद को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया है। ये जो कंट्री है साउथ और साउथ ईस्ट यूरोप में आती है। कहाँ पे है, बाल्कन कोस्ट पे है। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना टू द नॉर्थ वेस्ट है, सर्बिया टू द नॉर्थ ईस्ट, कोसोवो टू ईस्ट, अल्बानिया टू साउथ ईस्ट, एंड एडियाट्रिक सी साउथ वेस्ट, और कोर्शिया टू द वेस्ट। बेसिकली क्या होता है, यूपीएससी जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड जो कोई कंट्री होती है तो उनकी लोकेशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
अब है आरटी लैम्प टेस्ट, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टलेस लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसे डेवलप किया है CSIR IIM एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए। बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट है जो कि नसल और थ्रोट से सैंपल लेता है। ये 45 से 60 मिनट में रिपोर्ट दे देता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एक्यूरेट है। इसका एडवांटेज ये है कि ये इजीली अवेलेबल है और पूरा का पूरा इसे इंडिया में बनाया जा सकता है। फेथ ट्रायल, अब देखो अभी बात हुई थी कि वैक्सीन या दवाई हो कोरोना वायरस को लेके काफ़ी पूरी दुनिया में होड़ मच रही है, तो उसी डायरेक्शन में इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है 2 दवाइयों को मिला के। फेथ है यहाँ पे फाविपिराविर प्लस एक दवाई है, प्लस है उमीफेनोविर, ठीक है। ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये जेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने कंडक्ट की है इस स्टडी को। ये क्या करेगी कि एक न्यू रैंडमाइज्ड ओपन लेबल स्टडी करेगी इन दोनों जो एंटीवायरल ड्रग है इनकी कंबाइन, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो कौन सी है, फाविपिराविर और उमीफेनोविर एज ए पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। ये क्या है कि इन दोनों जो ड्रग हैं इनका जो एक्शन डिफरेंट मैकेनिज्म है इनका, मतलब ठीक है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रीटमेंट एफिकेसी को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो जिन पेशेंट में हाई वायरल लोड होता है ना उनको टैकल करना आसान हो जाएगा। बग बाउंटी प्रोग्राम, अपन सब ने सुना है था अभी कि आरोग्य सेतु जो ऐप है जो बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, उसे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन सोर्स कर दिया है। मतलब क्या है कि उसका सोर्स कोड सबको दिख सकेगा, ठीक है। तो उसी के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है। किसने, MyGov टीम ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या करेगा, सिक्योरिटी एनहांस करेगा आरोग्य सेतु ऐप की, कि इसमें कोई अगर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ रह गई है तो आप उसे ढूंढो। बग मतलब क्या होता है, जैसे अपने कीड़ा होता है ना, उसी टाइप का कंप्यूटर अगर कोई प्रोग्राम में कीड़ा आ जाता है उसे बग कहा जाता है, ठीक है। ये ओपन है इंडियन और फॉरेन नेशनल के लिए, लेकिन जो प्राइस दिया जाएगा वो सिर्फ इंडियंस को दिया जाएगा। अगर कोई भी बग ढूंढ लेता है एप्लीकेशन सोर्स कोड में तो 3 लाख का उसे प्राइस है, ठीक है। और कोई सजेशन करता है कि सोर्स कोड में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसे 1 लाख रुपए कैश प्राइस दिया जाएगा। उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए या गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो अपन को एक क्लिक पे मिल जाए, तो उसी के लिए उमंग ऐप है। इसमें बहुत सारी मोर देन 600 सर्विसेज जो गवर्नमेंट की है वो इस ऐप में उपलब्ध हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ऑल इन वन सिंगल है, यूनिफाइड भी है, बहुत सुरक्षित है। इसमें बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, ठीक है। ये एक रॉबस्ट बैकएंड प्लेटफॉर्म के थ्रू पावर्ड होती है और हाई इम्पैक्ट सर्विसेज को अपन इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है। 2017 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब ये क्या है, इसका विद ए लार्जर गोल टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन द मोबाइल फ़ोन ऑफ आवर सिटीजन। इसमें 660 सर्विसेज हैं, 127 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की और 25 स्टेट की, जिसमें यूटिलिटी पेमेंट भी आ गया, जैसे पाइपलाइन भी आ गया, पीएफ हो गया आपका, ठीक है, कौशल विकास योजना जो है वो हो गई, डीबीटी हो गया, बहुत सारी ईपीएफओ हो गया, ये सारी आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। रोजगार सेतु ऐप, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु क्या कर रहा है, कोविड को ट्रैक कर रहा है, वैसे ही एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु। ये क्या करेगा, बेसिकली जो स्किल्ड लेबर है उनका रोजगार सुरक्षित करेगा। जैसे क्या है कि कोई दूसरे स्टेट से आ गए हैं अपने घर, ठीक है, तो उन्हें इंडस्ट्रीज़ में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो एमपी ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा वर्क प्लान डिवाइस किया है वर्कर्स के लिए। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज, तो एक ब्रिज का काम कर रही है, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, देखो इंडस्ट्रीज़ की मैन पावर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है और जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। नेशनल एआई पोर्टल, अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोमोट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इंडियाज़ नेशनल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कॉल्ड www.ai.gov.in। इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और उसके साथ साथ आईटी इंडस्ट्री ने। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का तो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और नास्कॉम जो है वो आईटी इंडस्ट्री, ये दोनों इस पोर्टल को जॉइंटली रन करेंगे। बेसिकली ये पोर्टल जो है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है एआई रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए। इसमें आर्टिकल्स भी होंगे, स्टार्टअप्स भी होंगे, इन्वेस्टमेंट फंड भी होगा, रिसोर्सेज भी होगी, कंपनीज भी होगी, वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एआई से रिलेटेड हैं वो सब भी इस पे होंगे। तो ये क्या करेगा, देखो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, केस स्टडीज़ शेयर कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एआई से रिलेटेड जो लर्निंग है या जो न्यू जॉब रूल्स है वो अपन सबको पता चल जाएंगे। अब देखो, ये तो हो गई बात पोर्टल की। उसी वे में यूथ को एआई से मतलब अवेयर करा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तो इसका क्या है कि यंग स्टूडेंट्स जो है अपने कंट्री के, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब उनका माइंडसेट वैसा ही डेवलप किया जाए कि वो एआई से रेलेवेंट हो, उनको स्किल सेट वैसे, मतलब उन्हें उस टाइप की स्किल्स दी जाए जो एआई रेलेवेंट हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सेस टू रिक्वायर्ड एआई टूल्स टू मेक देम डिजिटली रेडी फॉर द फ्यूचर। इसे लॉन्च किया है और क्रिएट किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। उसके किसके साथ मिलके, इंटेल इंडिया के साथ मिलके, विद सपोर्ट कहाँ से मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो टीचर्स है वो उनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, अब नेशनल प्रोग्राम है, कौन कौन से स्टूडेंट्स है, 8th से 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स, वो जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल जैसे केवी हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, जेएनवी हो गए, पूरी कंट्री से। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटी से। और उनके क्या होता है, बेसिकली उनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें अपन को चेंज लाना है, और जो गैप है डिजिटल डिवाइड को लेके उसे कम करना है। ये फेस वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेस में जो है 10 टीचर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, और 10 टीचर्स कौन कौन से होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल कर रहे होंगे। स्वामित्व योजना, बेसिकली ये नेशनल पंचायती राज दिवस पे लॉन्च की गई थी। नेशनल पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल को। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। ये कोलाबरेटिव मतलब जॉइंट एफर्ट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहा है, बेसिकली प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन है, किसके लिए, रूरल इंडिया के लिए। ये एक स्कीम है जो लैंड जो एरिया होता है उसे मैप किया जाएगा, किसके थ्रू, जैसे कोई जो गाँवों का इनहेबिटेड एरिया होता है ना, बहुत सारा जैसे यूं ही ज़मीन पड़ी है तो उसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैप किया जाएगा, और कोर्स टेक्निक यूज़ की जाएगी। कोर्स है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये जो मैपिंग है पूरे कंट्री में होगी फेस वाइज मैनर में 4 साल के लिए, 2020 से लेके 2024 तक। इनिशियली 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड। स्कीम जो है बेसिकली क्या करेगी, देखो एक तो गाँव का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा देगी, प्लानिंग प्रॉपर हो जाएगी, लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है अभी डिस्प्यूट चलते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और अगर उनको पता है कि ये लैंड है, ये इतना पैसा आ रहा है, तो जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर जो होता है ना एक वेल प्लान्ड जो है वेल प्लान्ड प्लानिंग हो पाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो अपने आप मतलब है ना उसको रिजॉल्व करने में भी सहायता होगी। जैसा कि आप इधर फिगर में देख रहे हैं कि पंचायती राज दिवस पे लॉन्च किया स्वामित्व टू पीपल थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल करती है और के उसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन को बूस्ट करती है। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, जो फर्स्ट असेंबली हुई थी ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहाँ पे ये अपने प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने कहा था कि सोलर एनर्जी का एक ग्रिड बनाया जाए, पूरे वर्ल्ड को एक कनेक्ट किया जाए अक्रॉस बॉर्डर्स, गिविंग द मंत्र ऑफ वन वर्ल्ड, एक राष्ट्र मतलब एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड। ठीक है, तो इंटरनेशनल जैसे कि अभी ओपेक कंट्रीज है ना,
वैसे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो फ्यूचर एनर्जी नीड के लिए फ्यूचर ओपेक का काम करेगा। तो उन्होंने बोला कि जैसे ऑयल जो कुएं होते हैं ना, तेल के जो कुएं होते हैं वो कितने सालों से एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर, उसी टाइप से आने वाले टाइम में सोलर जो सौर ऊर्जा है वो सेम रोल प्ले करेगी। इसको जो टेक्निकल असिस्टेंस वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। ये 3 फेस में डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, अपने जो पड़ोसी देश है जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इनका कनेक्शन हो गया। सेकंड में वो सारे जो सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिच रीजन से, कौन कौन से, अफ्रीका। तो सेकंड जो है अफ्रीकन पावर को इंटरकनेक्ट किया जाएगा सौर ऊर्जा से, और थर्ड में पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो बोलियां लगाई थी इसमें, ठीक है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड प्लान को लेके, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो लिकिंग, और वो इंडिया ये भी सोच रहा है कि वर्ल्ड सोलर बैंक बनाया जाए जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, और उसका टोटल इक्विटी कैपिटल चाहिए $10 बिलियन। इंडियन नेशनल सुपर मॉडल इसे लॉन्च किया है 31 मई 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये क्या करेगा कि कोरोना वायरस का मतलब है ना फ्यूचर में कितना स्प्रेड होगा उसको प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। अभी अपन को क्या ज़रूरत है कि जो वायरस है ये फैल रहा है, इसकी पहले से ही रोबस्ट फोरकास्टिंग मॉडल हो, ठीक है, ताकि अपन जो डिसीज सर्विलेंस मेजर हैं उन्हें बढ़ा सके, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंस रिसर्च एंड IISc बेंगलोर दोनों साथ में मिलके मॉडल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कंट्री के लिए। तो एक ये बेंचमार्क डेवलप करेगा ताकि क्या है कि अपन बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उन्हें एक्सेस कर सके, और फाइनली अपन कोविड-19 जो है इंडिया नेशनल सुपर मॉडल डिलीवर कर सकें इंडिया को। अब इसमें कोऑर्डिनेशन टीम जो होगी ना वो देखो एक दूसरे के साथ कंसल्ट भी करेगी, काम भी करेगी, किस जैसे रिसर्च ग्रुप कोई मॉडल में एक्टिव है उनके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, रेप्यूटेड कंपनीज है, ताकि अपन जो है एक सुटेबल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सके। अग्निप्रस्थ 29 मई 2020 को एक मिसाइल पार्क के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा था जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। कहाँ पे? INS कलिंगा में। ये जो मिसाइल पार्क है ये बेसिकली INS कलिंगा की पूरी हिस्ट्री बताएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो क्या है, P-70 एमेटिस्ट है। ये बेसिकली एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि पानी के अंदर लॉन्च की गई थी। अब मिसाइल पार्क जो है मोटिवेशनल एरा होगा उन माइंड के लिए जिनको देखो मिसाइल में बहुत इंटरेस्ट है या मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ये मिसाइल पार्क उन ऑफिसर्स को डेडिकेटेड है, ऑफिसर, सेलर और सपोर्ट स्टाफ जो INS कलिंगा में काम कर चुके थे, ठीक है। वहाँ पे 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट भी लगाया जाएगा। अब ये क्या है कि जो बेसिकली क्या है, अभी जो यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल सोलर मिशन, उसको प्रमोट करने के लिए ताकि अपन क्या कर सकें 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर 2022 तक अचीव कर सके। पाई देखो क्या है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। कब से? डिमोनेटाइजेशन के बाद से। उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। 27 मई 2020 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाई। बेसिकली क्या होगा, जैसे एक रोबोट होता है ना उसी टाइप का है, लेकिन ये ऑनलाइन है, ठीक है। ये क्या करेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा इंडिया में। इसे आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। ये NPCI के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा। अब जैसे NPCI के बहुत सारे प्रोडक्ट है, रुपए हो गया, ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या करना है, अब अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे? तो क्या होगा, जो यूज़र होगा वो रुपए NPCI और UPI की वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। वहाँ पे या तो आप मैसेज लिख के या आप वॉइस में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ 2 लैंग्वेज में ही आंसर मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में, और उसके बाद लेटर ऑन बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसे बनाया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड ने।
अब क्या है, देखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव हर थोड़े थोड़े टाइम में लॉन्च होते रहते हैं। उसी डायरेक्शन में रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 5 इनिशिएटिव लॉन्च किए। अब कौन कौन से हैं? बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, बेसिकली क्या करेगा, 20 स्टूडेंट को इंगेज करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 साल के लिए। अब ये जो प्रोग्राम होगा स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाएगा, उन्हें इंगेज करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड वो सीखे, नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, इस सब से रिलेटेड। UNEP ने कंपेन लॉन्च किया है, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इस कंपेन का नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। उसी टाइप से थर्ड है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने कंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। एक वेबिनार सीरीज़ भी लॉन्च की गई है जिसे आप सब देख सकते हैं, वो उसका नाम है, वो किस पे बेस्ड होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे बेस्ड होगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वॉच लॉन्च्ड। ये क्या होगी, इसमें सारे यंगर जनरेशन मतलब सब यूथ आएगा। ये एक जो बेसिकली ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, मतलब ह्यूमैनिटी का क्या रोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके, उन सब से रिलेटेड बताएगी। ओपन स्काई ट्रीटी बेसिकली क्या है, जैसे क्या है कि रोड्स होती है, ठीक है, या बाउंड्रीज होती है, इधर उधर आना जाना कैसे होता है, उसी टाइप से ओपन स्काई में भी एक तरह से एग्रीमेंट है। ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है एक एग्रीमेंट है जो क्या करती है, अलाउ करती है कंट्री को कि वो मॉनिटर करें जो भी उनके सिग्नेटरीज हैं, आर्म डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग अनआर्म्ड रिकॉन्सेंस सर्विलेंस फ्लाइट्स ओवर द टेरिटरी ऑफ ट्रीटी कंट्रीज। ठीक है, इसे साइन की गई थी 1992 में, और लेकिन ये काम में कब आई है, 1 जनवरी 2002 में। ठीक है, इसके जो है कितनी पार्टीज़ है इसमें, 34 स्टेट्स हैं, मतलब 34 कंट्रीज़ हैं, और 35th जो है किर्गिस्तान, लेकिन उसने साइन तो कर दी है बट अभी तक रेटिफाइड नहीं की है। इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है। बेसिकली क्या करता है, आर्म डेवलपमेंट जो होता है ना, अनआर्म्ड को फोकस करता है। सर्विलेंस फ्लाइट मतलब अनआर्म फ्लाइट, वो जैसे अपनी जो नॉर्मल फ्लाइट्स जाती है ना, उन सबसे रिलेटेड है, ओवर द टेरिटरी ऑफ ट्रीटी कंट्रीज। Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Don't forget to comment below.